तो ग्रुपिंग की डेफिनेशन लिखनी है, इट इज़ यूज टू ग्रुप द डेटा गेट टुगेदर, ग्रुप द डेटा गेट टुगेदर, इट इज़ यूज टू ग्रुप द डेटा गेट टुगेदर, get together for hiding or unhiding the information, for hiding or unhiding the information. ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा डेटा टैब के अंदर। ये जो ऑप्शन होता है ये आपको मिलेगा डेटा टैब के अंदर। हो गया। अब देखो ये जो डाटा हमारे पास है, हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें सिटी के हिसाब से इनकी जो सेल्स अमाउंट है उसका टोटल निकालना है। किसके हिसाब से? सिटी के हिसाब से। अब इस काम को हम कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सिटी का डाटा है ना इसको अरेंज कर लो ताकि गुड़गांव का डाटा अलग हो जाए, दिल्ली का अलग हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसे करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाके इसको कर देना सॉर्ट, और जिस डेटा को सॉर्ट करना है उसका कॉलम बताना, दैट इज़ अ सिटी। और ये हमने ऑर्डर दे दिया A to Z, ओके किया। अब आप देखेंगे जितनी भी सिटी थी सब एक जगह अपने अपने हिस्से से आ गई। ठीक है, सॉर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है कि जैसे दिल्ली का हमें टोटल निकालना है, तो इस दिल्ली के नीचे यहाँ पर हम एक ब्लैंक रो एंटर करेंगे। ब्लैंक रो, ब्लैंक रो एंटर करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+। अब ये सेम काम मैं बाकी सभी डेटा के साथ करूँगा। देखो मैंने हर सिटी के नीचे एक ब्लैंक रो एंटर कर दिया। Ctrl+Shift+। कलर बदल बदल के लिखोगे टाइम लगेगा, पेन बदलते क्यों, एक ही पेन से लिखो। हाईलाइट हो जाता है लेकिन टाइम लगता है ना, टाइम का भी तो होता है इशू। ओके, अब देखो सामने हमने क्या करा, ब्लैंक रो डाल दी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे दिल्ली टोटल। ऐसे हमने यहाँ पे लिखा दिल्ली का टोटल जैसे कि, और ऐसे ही हम यहाँ पे बना लेंगे गुड़गांव का टोटल। अलग अलग सिटी का टोटल हमें निकालना है, ऐसे आप बना लो। ये समझ में आ गया। अब इनके सामने इनका टोटल यहाँ पे निकाला जाएगा। अब ये काफ़ी सारा डाटा है, अब एक एक करके निकालने में टाइम लगेगा। आसान तरीका, आप क्या करो, इन पूरे रिकॉर्ड्स को एकदम सेलेक्ट कर लो, और इनको सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G प्रेस करेंगे, G फॉर गॉट। अब आपको यहाँ पे जाने के बाद स्पेशल पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है। ऐसा करने से केवल और केवल आपके ब्लैंक सेल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अब इनका टोटल करने का एक शॉर्टकट होता है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट और इक्वल टू का साइन। देखिए सबका टोटल हो गया। ऐड करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल टू। कर दिया। अब एक काम और करना है कि जितने भी ये सेल सिलेक्ट हैं, जितने भी ये सेल सिलेक्ट है ना, इनको नाम देंगे हम। इनको नाम देने का तरीका होगा, आपको जाना है फॉर्मूले पे और यहाँ से डिफाइन नेम करना है, तो ये चारों सेल का एक नाम हो जाएगा। फिर हम गए डिफाइन नेम पे और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया अमाउंट टोटल, कुछ भी दे सकते हो आप। तो हमने इसको एक नाम दिया है अमाउंट टोटल, और ये अमाउंट टोटल इन चारों का नाम है। आपने करना है ओके। अब आप सोचोगे इसका यूज़ कहाँ करूँगा मैं, इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए मुझे कंप्लीट यानी ग्रांड टोटल निकालना है कंपनी का, तो ग्रांड टोटल कैसे निकलेगा, जितनी भी कंपनीज़ की जैसे सिटी वाइज जो सेल हैं, अगर मैं उन सबको यहाँ पर ऐड करूँगा तो ग्रांड टोटल निकल जाएगा। यानी कि मुझे कैसे करना होगा, वो दिल्ली का टोटल सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद गुड़गांव का करना होगा। एक एक करके अगर मैं करूँगा तो टाइम लगेगा। अब वहाँ पर हमने इसको नाम दिया था ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट सम नाम का फॉर्मूला लगाएंगे और वो जो नाम हमने दिया था वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। ऐसा करते ही देखिए वो सारे अपने आप सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसका भी टोटल निकल जाएगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे वी गॉट एन आंसर। लिख लो जो भी मैंने बताया जितना आप समझ पाए।
थोड़ी देर के लिए सोचो, जब हम कोई काम करते हैं और 1 मिनट के बाद जब मैं आपसे कहता हूँ लिख लीजिए, तो 1 मिनट के बाद की चीज़ भी याद नहीं रहती है, लिख ही नहीं पाते। तो सोच के देखो, अगर आप लिखोगे ही नहीं ना किसी चीज़ को और टॉपिक ख़त्म होने के बाद रहेगा याद, बिल्कुल भी नहीं बनेगा तुम लोगों को। अभी जो मैंने बताया 1 मिनट बाद ही मैंने बोला चलो लिख लो इसको, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि लिखना है क्या है। लिख लिया। अब एक काम करना है कि जहाँ पर आपने इनका सब टोटल करा था ना, इनको कलर देंगे। अब एक एक करके सिलेक्ट करने में, कलर देने में टाइम लगेगा। आसान तरीका क्या है, आपको यहाँ जाना है नेम बॉक्स पे, यहाँ पे बगल में होता है ये रहा। इस नेम बॉक्स में जाके मैं वो नाम लिखूँगा जो मैंने दिया था, अमाउंट टोटल, तो वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे दोबारा। अब इनके सिलेक्ट होने के बाद अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है होम पे और यहाँ से आप इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, तो अलग से पता चल जाएगा। यहाँ पे सिटी वाइज टोटल आ रहा है और यहाँ पे सभी सिटीज़ का ग्रांड टोटल है, तो ये इंडिविजुअली अकेला ही है, तो इसको बाद में सिलेक्ट करके अलग से कलर दे देना। ठीक है, लिखना है, आगे बढ़ूँ इसको शुरू से। ब्लैंक रो लिया, ब्लैंक रो लेने के बाद इसके नीचे लिखेंगे सिटी के हिसाब से टोटल, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ऐसे। और बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा भी आपको, डोंट वरी। अभी आप इस चीज़ को 2-2 बार पढ़ के अपनी रिकॉर्डिंग को बड़ा कर रहे हो। जब आप कभी पढ़ने बैठोगे ना, तो जिसको करने में आपको 2 मिनट लगता, अब आपको इसे करने में 10 मिनट लगेगा। आप ही की रिकॉर्डिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, डबल होगा आपका काम होगा। वही सेम चीज़ आप 2 मिनट में कर सकते हो ना, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, ये दिख रहा है, हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए मेरे को टोटल करना है बस इनका टोटल करने का तरीका क्या था, मैंने एक साथ इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने प्रेस किया Ctrl+G, गो टू स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक पे क्लिक करना है और ओके करना है, आ गया। ठीक है, अब इतना आने के बाद इसका टोटल करना है। शॉर्टकट होता है Alt इक्वल टू, इसको अब हम यहाँ से कलर दे देंगे, दे दिया। अब नीचे ग्रांड टोटल निकाल लेते हैं। आपका नेट गड़बड़ कर रहा है बेटा, डाटा पैक खत्म है, रिचार्ज करो, है ना। स्क्रीन रुकता, सबका रुकता, ये ब्रॉडबैंड से चल रहा है, इसमें वो नहीं है कि इसका 2 GB 1 GB मिलता है ये। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन सब का टोटल कर देंगे। मैंने नाम दे रखा था उसको अमाउंट टोटल करके, ठीक है। पता नहीं इस बार मैंने नहीं दिया था, शायद नहीं दिया था ना इस बार। हाँ, तो इस बार तो मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा ये काम। पिछले वाले केस में तो दिया था, अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, देने नहीं जा रहा हूँ मैं नाम। अभी हम क्लिक करेंगे, ये हमको टोटल मिल गया, इसको एक अलग कलर दे देंगे। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने से डाटा का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई अगर आपको बोलता है कि मुझे सिर्फ कंपनी की जो सिटी वाइज सेल है ना ये मत दिखाओ, मुझे ग्रांड टोटल दिखाओ केवल, तो मैं बाकी का डाटा उसे दिखाना नहीं चाहूँगा ना। ऑब्वियसली हमें सिर्फ क्या शो करना है, क्लाइंट को ग्रांड टोटल शो करना है, बाकी की जानकारी क्यों शो करें। लेकिन आप अगर ऐसे करके उसको स्क्रॉल कर करके ऐसे दिखाओगे तो उसको तो बाकी की जानकारी भी दिखाई दे रही है, क्या पता कैसा डाटा है, कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है, तो बाकी जानकारी नहीं दिखानी होती है।
जो आपसे पूछा जा रहा है वही दिखाओ। तो यहाँ इस केस में ग्रुपिंग, वो जो ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना वो काम आता है। मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि डाटा को, रिक्वायर्ड डाटा को अपने हिसाब से हाइड और वो करता है, ये डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं बाकी का डाटा हाइड कर दूंगा, केवल ग्रांड टोटल को डिस्प्ले करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जितना भी रिकॉर्ड है ना यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, रो से यहाँ तक कर लिया सिलेक्ट। ये पूरा डाटा मेरे को हाइड करना है, तो मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के लिए यहाँ पर आपको डाटा टैब में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ग्रुपिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। इसके लिए आप अपने विंडो एक्सप्लोरर पे जाओ, अपने माई कंप्यूटर पे। तो माई कंप्यूटर में आप लोगों ने इसको बहुत बार फील किया होगा। यहाँ पर देखिए दिस पीसी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको सबको। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर के सारे कंपोनेंट हाइड हो जाते हैं, हाइड हो गए। अब जब हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ग्रुपिंग कहते हैं, और यही चीज़ हम अपने एक्सेल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये डाटा आ गया। अब मुझे क्या करना है कि बाकी सारा डाटा हाइड करना है, उसी की तरह जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया। तो आप क्या करो, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको आप सिलेक्ट कर लो, ग्रांड टोटल को रहने देना बस, और आपको जाना है डाटा टैब में। यहाँ इस डाटा टैब में आपको ग्रुप का बटन दिखेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा साइड में हल्का सा दिख रहा होगा, ये रहा। आप जब इस पर क्लिक करोगे ना ये ग्रुप हो जाएगा, हो गया ग्रुप। अब कैसे फ़ायदा मिलेगा, देखो यहाँ पर ऊपर नंबर आ जाते हैं, 1 2 आ रहे हैं। अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो ग्रांड टोटल ही दिखेगा आपको, बाकी डाटा नहीं दिखेगा। देखो अभी दिस पीसी में दिखाया था ना आपको ऐसे करके। अभी मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसके अंदर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। मान लो मेरे को सिटी के हिसाब से ग्रुपिंग करना है, मेरे को सिटी की बाकी जानकारी नहीं दिखानी, केवल सिटी का टोटल दिखाना है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन मत दिखाओ, क्या करो, हाइड करने का प्रोसेस चालू करो। सिलेक्ट किया, अगेन डू द सेम थिंग फॉर ऑल द सिटीज। कर दिया हमने। अब आप सोचोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो ऊपर फिर 3 बटन बन गए। 1 नंबर दबाओगे ना तो ग्रांड टोटल दिखेगा, और 2 नंबर दबाओगे ना तो सिटी वाइज टोटल दिखेगा आपको। देखो आ गया। और जिस सिटी का डाटा आपको देखना है तो उसके सामने भी बटन दिया हुआ है। अगर मुझे पानीपत की सेल्स देखनी है तो मैं पानीपत के सामने का बटन प्रेस करूँगा। तो ये भी तो एक तरीका हुआ डाटा को ऑर्गेनाइज करने का। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रुपिंग। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे खत्म। पूछना है कुछ? नहीं हुआ क्या मतलब है यार, 1:30 बजे आ रहे हो फिर कर दोबारा रिपीट कर दो। जाम का हम क्या कर सकते हैं, जाम का नेटवर्क की तार निकाल दो और मैं बोलूँ नेटवर्क नहीं चल रहा था। थिंक अबाउट इट है। मतलब कुछ भी बच्चा आगे देखो बड़े शान से, एक तो आने के बाद इसने ये नहीं बोला कि सॉरी फॉर द डिले। देखा सभी आया था, बोला कुछ सॉरी फॉर द डिले सर आज लेट हो गया, कल से नहीं होगा, कुछ बोला? और आने के बाद ही बोले आप, और आने के बाद सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मानकर चलो आप कोई लेक्चर ले रहे हो और बहुत लंबा लेक्चर आपने ले लिया, एक बच्चा लेट आ जाए और के शुरू से रिपीट कर दो, व्हाट डू यू थिंक? आपके लिए वो हेडेक हो जाएगा, दूसरे बच्चे के लिए तो अच्छा है जो लेट आया। अगर आज मैंने शुरू से क्लास स्टार्ट किया ना, ये सब बच्चे लेट आएंगे। इनको पता है शुरू से मिल जाता है पढ़ने को। कुछ भी यार तुम लोग मैच्योरिटी बनाई नहीं है। ये समझ में आ गया यहाँ तक का डाटा? अच्छा देखो अब मैं इसको फिर से नॉर्मल करता हूँ एक बार। यही रीज़न होता है कि स्कूलों में जब बच्चा लेट आता है उसको बाहर ही खड़ा करते हैं, अंदर आके वो करेगा ऐसी खुरापात की तरह, उसको पहले क्या कहते हैं बाहर खड़ा रहे। और यहाँ आराम से आया बैठ गया, कुछ कहा, यही होता है और कुछ नहीं होता। अभी समझो जन्म से नहीं होता है, मजबूर किया जाता है। वही हुआ था आप लोगों के साथ बचपन में जो स्कूलों में हुआ था। आज पता लग रहा होगा आपको कारण क्या होता है। आप बनकर देखिए उस सीट पर आइए, आपको रियलाइज हो जाएगा। अच्छा देखिए अब ये जो डेटा हमारे पास है इसमें क्या है कि कम रिकॉर्ड थे,
तो हमने कर दिया, देखो मैनुअली किया, टाइम लगा कि नहीं लगा? ये गिनती के मेरे ख्याल से 10-12 रिकॉर्ड थे, टाइम बहुत लगा था। अगर ये रिकॉर्ड 10-20 हज़ार हों तो मानकर चलो सिटी 500 या 600 हो, तो एक एक सिटी के लिए रो बनाना, ऐड करना, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यानी कि तकरीबन अगर आपको लग रहा है ना तो 4-5 घंटे ले जाएगा आपके आराम से, 4-5 घंटे। सुबह लगोगे ना और आफ्टरनून के बाद ही मेल भेजोगे अपने बॉस को कि सर हो गया काम। जिस काम को करने में मात्र 30 सेकंड लगते हैं, अगर आपके पास रिकॉर्ड 30,000 का हो, 10,000 का हो, यही जो मैंने काम किया है, इस काम को करने में मात्र कितना समय लगता है? 30 सेकंड। आपको लगता है 30 सेकंड में बन सकता है? अभी भी टाइम बहुत लगा था ना, एक एक करके वैल्यू डाली तो 30 सेकंड से तो ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन मात्र 30 सेकंड लगता है। आप डाटा को कितना ही बड़ा क्यों ना कर लीजिए। मैं आपके सामने इस डाटा को बड़ा करता हूँ, थोड़ा बहुत ही करूँगा अभी फिलहाल टाइम की वजह से। ठीक है, अभी हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है लगभग जितना भी है। अब हमें इस डाटा के ऊपर वही सब काम करना है जो पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए मदद करेगा एक और फीचर जिसका नाम होता है सब टोटल। लिखो हेडिंग डालकर सब टोटल। इसमें लिखेगा आप इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टोटल it is used to find out the total by grouping any column data, by grouping any column data। इसमें किस it is used to find out the subtotal यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें से देख लेना आप जिसको भी चाहिए। इसका शॉर्टकट होता है Alt+AB। किसी भी डाटा के ऊपर सब टोटल अप्लाई करने से पहले ध्यान दीजिएगा, जिस कॉलम के आधार पे आप सब टोटल कर रहे हैं वो कॉलम पहले शॉर्टेड होना चाहिए। अगर वो कॉलम शॉर्ट नहीं है तो आप उसमें सब टोटल नहीं लगा सकते, यानी कि कॉलम शुड बी सॉर्टेड बिफोर अप्लाई सब टोटल। पेन में टाइम लगता है, आप काला पीला फिर गोल गोल मैं लिख नहीं रहे हो। आप लोगों का जब पेन चलता है ना तो हमें मजबूरन रुकना पड़ता है। आपको क्या समझाएं हम? चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट। अब ये डाटा हमारे पास है, इसके ऊपर वही सब टोटल अप्लाई करना है। कंट्रोल ए दबाया, डाटा सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए मुझे डाटा का सब टोटल करना है, बताइए किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, सिटी के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहोगे। सिटी के अकॉर्डिंग। देखो सिटी के अकॉर्डिंग करना है ना, तो सबसे पहले सिटी वाले डाटा को सॉर्ट कर लो। सॉर्ट पे गए और यहाँ पे आपने क्या लेना है, सिटी, और ओके करना है। तो सिटी के अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट हो गया पहली चीज़ तो। अब इस पर सब टोटल अप्लाई करना है, तो शॉर्टकट क्या बताया था सब टोटल का? Alt+AB। Alt+AB एक विंडो खुल जाएगी सब टोटल की, आ गई आपके पास ये विंडो। अब इस विंडो में वो कॉलम उठाना है जो शॉर्ट किया था, और यहाँ पे वो कॉलम बताना है जिसमें टोटल करना है। ओके, ओके कर दो, काम अपने आप हो गया वो देखो सारा। अब तुम बताओ 30 सेकंड में मैंने ज़्यादा बोला था, एक बटन ही तो दबाना था, एक जाके वहाँ पे और एक क्लिक करना था बस। अब देखो ये कैसे काम करेगा। अगर मुझे ग्रांड टोटल देखना है, 1 नंबर दबाएंगे। अब सोचो ये 10,000 भी होता तो क्या ही जाना था हमारा, हमें कौन सी मैनुअली मेहनत करनी थी। 2 नंबर दबाया तो देखो सिटी के हिसाब से आ गया, किसी पर्टिकुलर सिटी का देखना है तो यहाँ पे आ गया। समझ गए?
तो ये आप दोनों तरीके से सीख गए हो। मैनुअली कभी करना पड़ा तो मैनुअली भी कर सकते हो, और ऑटोमेटिक तरीके से करना पड़ा तो वो भी कर सकते हो। मैनुअली जब करना पड़ेगा तो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और ऑटोमेटिक तरीके से करना होगा तो सब टोटल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। समझ में आ गया बात? कोई डाउट यहाँ पे? अगला टॉपिक लिखो, डेटा वैलिडेशन। हिंदी बोलता हूँ मैं। डेटा वैलिडेशन, ऐसे डेटा वैलिडेशन पढ़ेंगे तो वो साफ साफ आपसे कहता है कि एक्सेल के सेल में जब भी आप कभी किसी डाटा की एंट्री करोगे, अगर वो डेटा वैलिड है तभी वो डाटा एंटर होगा, वरना एंटर नहीं होगा। हमारे पास राइट्स नहीं होंगे कि हम वो डाटा एंटर कर पाएँ। एग्जाम्पल के रूप में अगर एक्सेल के अंदर आपने कोई कॉलम बनाया, कॉलम का नाम है जेंडर, तो आप खुद बताओ उसमें क्या एंटर होना चाहिए। जेंडर नाम का एक कॉलम है, अगर कोई यूज़र उसमें एंटर करेगा तो क्या एंटर कर सकता है? मेल फीमेल। इसी पर्पस से आपने बनाया होगा। जब आप किसी से बोल रहे हो कि भाई सेल में इसको भर के फॉर्म को भरो, आपने फॉर्म का एक कॉलम जेंडर बना रखा है, तो आप उस यूज़र से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या भरेगा? यहाँ दिल्ली मथुरा भरेगा, क्या भरेगा? जेंडर ही तो भरेगा अपना, मेल या फीमेल ही तो एंटर करेगा। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स वैलिडेशन, सो दैट यूज़र कैन नॉट एंटर द इनवैलिड एंट्री। चाह कर भी वहाँ दिल्ली मथुरा जैसी एंट्री ना कर सके, सिर्फ जो बोला जा रहा है वही एंटर हो। इसी प्रोसेस को वैलिडेशन कहते हैं। समझ गए? अब इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, तो मैं यहाँ पर एक डाटा ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक सिंपल हमारे पास एक बुक्स का डेटा है, जिसमें कुछ किताबों के नाम हैं, उनकी कैटेगरी है, और आपको यहाँ पर एंट्री करनी है कि कितनी किताबें सेल हुई हैं। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक वैलिडेशन लगाया जाए ताकि कोई भी गलत एंट्री चाहकर भी कोई डाल ना पाए। गॉट इट? तो आपको वो वैलिडेशन पता करना होगा पहले, और वैलिडेशन पता करने का आपको लगाना होगा अपने माइंड में लॉजिक। जब तक आप ये पता नहीं कर सकते कि क्या वैलिडेशन लगेगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से वैलिडेशन लगता है पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी सेल में लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर, तो वहाँ पर मेल फीमेल की एंट्री थोड़ी ना करेंगे। तो डाटा से समझ में आ रहा है कि किस तरह का वैलिडेशन लगना चाहिए। तो आप यहाँ देखकर बताओ कि किस तरह की एंट्री यहाँ पर अलाउड करना चाहते हो, बताओ। नंबर्स, एक्सेल में जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है होल नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। होल नंबर उसे कहते हैं जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, जो पूरा पूरा होता है। डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट आता है, जैसे 3.4, 2.4। अब आप बताओ कि कौन सा वाला नंबर। होल नंबर पे चलते हैं तो वो भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। अब मुझे बताओ कौन से। पॉजिटिव या जीरो और पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो और पॉजिटिव। जीरो क्यों ले रहे हो? हाँ, अगर उसकी कोई भी सेल नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो जीरो डालेगा। अब जबरदस्ती का 1 डाल के बुक अपने घर तो नहीं लेके जाएगा। अगर सेल नहीं हुई तो क्या डालेगा? जीरो डालेगा। तो जीरो भी अलाउ होना चाहिए। समझ में आ गया? अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लगाएंगे। जिस जगह पर वैलिडेशन लगाना होता है उन सेल्स को कर लो सबसे पहले सिलेक्ट। जिन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे वैलिडेशन वहीं पर लगेगा, ये बात ध्यान रखना। अब आपको जाना है डाटा में, और यहाँ डाटा में आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन डाटा टूल के अंदर। लिख लो ये पोर्शन कैसे मिलता है। डाटा के अंदर डाटा टूल के अंदर डाटा वैलिडेशन। लिख लिया? अच्छा, अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होता है, और इसमें कुछ लिखा हुआ है अजीब सा। एक बार मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा एनी वैल्यू। क्या मिलेगा? एनी वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मिलेगा वहाँ पे। यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करके लेना है नंबर। कौन सा लेना था नंबर बताओ? होल नंबर। जब आप होल नंबर लोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको ये सारे।
अब इसमें आप अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने ऑप्शन का चयन करेंगे, यानी सिलेक्शन करेंगे। तो हमें क्या चाहिए था नंबर में, 0 या उससे बड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन से लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना करेंगे, 0 करेंगे। समझ में आ गया बात। तो ये क्या करेगा, 0 को भी सपोर्ट करेगा और उससे बड़े नंबर को भी सपोर्ट करेगा। अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन ले लिया ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा उस केस में, आगे की रो बताएगी पहले करके। तो मेरे को चेक भी तो करने दो। आप पढ़े, एक होती है पढ़ाई करने, एक होता है लॉजिक बताना। आप लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा आप लॉजिक सही बता रहे हो गलत बता रहे हो। अब मैं अपने हिसाब से चेक कर लूँगा, ठीक है। शांत रहना, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन, अब मैं यहाँ पर क्या एंट्री करूँ, पहली रो, रीजन ये सही हो गया। अब तुम्हारी टर्न आएगी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई सचिन, नंबर आएगा तुम्हारा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ओके करना है। तो यहाँ पर ये पोर्शन सही था, यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 1। तो वो ग्रेटर देन -1, -1 से ऊपर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 इंक्लूड करना है। अगर आप यहाँ पर 0 लिख देते तो क्या होता है, 0 से बड़ा नंबर एक्सेप्टेड माना जाता, तो 0 को वो नहीं लेता। अभी हमने करना है यहाँ पर ओके। अब ये ओके है। अब यहाँ पर कोई गलत एंट्री डाल कर देखिए, नहीं लेगा। अगर हमने टेक्स्ट में कोई डाला तो नहीं लेगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट में कुछ डालते हैं तो भी नहीं लेगा। अगर नेगेटिव में कोई एंट्री करते हो तो भी नहीं लेगा। और आप अगर सही एंट्री करते हो 0 से बड़ी या 0 तो ले लेता है, देखिए इट्स अलाउड। तो अब गलत एंट्री नहीं हो सकती आपकी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। एक और देख लेते हैं यहाँ पर। देखो हमारे पास यहाँ साइड में काफ़ी सारी बुक्स के नाम हैं। अब हम एक ऐसा वैलिडेशन यहाँ पर लगाना चाहेंगे कि जिसकी हेल्प से केवल वही नाम हम यहाँ पर एंटर कर पाएंगे जो इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रही है। अगर कोई और बुक का नाम आपने डाला तो वो यहाँ पर एंटर नहीं होगा। तो सेल को आपने सेलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा में, और डाटा में जाने के बाद यहाँ से आपको लेना है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में आप यहाँ पर अलाउ करोगे एक लिस्ट। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो भी सोर्स होगा वो आपको बताना है। तो सोर्स कौन सा हो गया, ये वाला। इसके बाद आपको करना है ओके। अब आप यहाँ पर किसी ऐसी बुक का नाम डालो जो उस लिस्ट में नहीं है, तो वो नहीं लेगा। देखिए अगर कोई ऐसी बुक डाल दो जो वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि एक्सेल 2000, छोटे बड़े अक्षर का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, कैसा भी डाल सकते हो आप। एंटर करेंगे, यू गॉट एन आंसर, एक्सेप्टेड। अभी समझ में आ गया? हाँ बोलो। कितना 2011 2001? ऐसा कहाँ लिख रहा है इसमें, एक्सेल 2000 लिख रहा है। केस सेंसिटिव अलग चीज़ होती है, गलत होता है, गलत लेगा, नहीं लेगा उसको। 2000 एक्सेल करके थोड़ी ना बुक होती है। मैंने आप लोगों को जो परमिशन दी वो केस सेंसिटिव की दी। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, दो तरह के केस होते हैं, लोअर केस अपर केस। तो लोअर केस अपर केस को नहीं मानता है, समझ गए। केस सेंसिटिव का मतलब वो होता है कि केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये नहीं होता। आपका नाम क्या है सर? एक मिनट बेटा, बात पूरी कर लूँ पहले मैं, बात साइलेंट हो जाओ। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? यादव रवि। कोई बोले आपको अच्छा लगेगा हैं? कोई बोलेगा ऐसे यादव रवि, कैसे बोलेंगे आपके नाम को? रवि यादव करके बोलेंगे ना, फिर नॉट एक्सेप्टेड हो ना। केस सेंसिटिव जरूर हो सकता है। अब कोई, अब मैं नाम ले रहा हूँ आपका रवि यादव, अब आपको क्या पता मैं बड़ा रवि बोल रहा हूँ कि छोटा रवि, मैं बड़ा आर बोल रहा हूँ कि छोटा, पता चल रहा है। फिर तरीके से चीज़ समझोगे, आपका दिमाग थोड़ी ना। मैं बड़ा आर बोलूँगा तब भी तो रवि बोलूँगा। हाँ अब बोलिए, ऑनलाइन क्लास में क्या डाउट है सर? खाली एक्सेल डालेंगे तो आएगा क्या? भाई नहीं लेगा, जब वो डाटा है ही नहीं एक्सेल का उसमें, तो क्यों लेगा? जो डाटा वहाँ लिस्ट में दिखाई दे रहा है वही लेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? अब मैं पूछूं कुछ आप लोगों से। सेकंड रो सवाल ये रहा, आप लोगों को जेंडर के लिए करना है काम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वही एंट्री होनी चाहिए जो कि मेल और फीमेल हो, बाकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। बताइए। हाँ भाई, असाइन वाला सिस्टम बता। हाँ तुम्हारी बाद में टर्न आएगी, इनकी बाद में टर्न है। बताइए। मेल फीमेल की लिस्ट बनानी है। एक बात देखो हैं, अगर मैं यहाँ पर बना के एक लिस्ट बना लूँ,
और मैं यहाँ जाके लिस्ट अप्लाई करूँ, उसमें यहाँ पे जाके लिस्ट अप्लाई करूँ और लिस्ट में मैं ये दे दूँ, तो अब वो मेल फीमेल के अलावा कुछ और थोड़ी ना लेगा। अभी थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ाया। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग हैं? अभी यही तो पढ़ाया। आपको क्या अलग से कुछ पूछ लिया था क्या? तुम खड़े हो गए थे हैं? चल बता, ये बता दो। अच्छा मैं तेरे को डेट ऑफ बर्थ का देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिडेशन तेरे को लगाना है। देख सामने देख पहले, फिर क्या समझ नहीं आया। डेट ऑफ बर्थ का वैलिडेशन लगाना है और यहाँ पर वही डेट एंटर होनी चाहिए जिन लोगों का जन्म 2008 में हुआ है। जैसे पूरी डेट डालेगा वो अपनी 2 जनवरी 2008। अगर उसने 2008 की कोई डेट डाली तो वो एक्सेप्टेड है, इसके अलावा कोई और डेट डाली तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। कैसे करेगा बताओ? ऐसा नहीं है मैंने तेरे से पूछना था इसलिए मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन बनाया, पहले से बना हुआ है ना। अगली टर्न यही आती तुम्हारे पास, बनाओ पूरी थर्ड रो पूरी, मतलब एक नहीं है बच्चा। ठीक है, ये होमवर्क ले लो। अब ये होमवर्क में जाएगा आपके, प्रैक्टिस करना। अगला सवाल है यहाँ पर मार्क्स एंटर करने हैं। वही नंबर यहाँ एंटर होने चाहिए जो 0 और 100 के बीच में है। चौथी रो, ये आप वाली रो, हाँ जो आप, नाम क्या है इनका? अरे चौथी रो में आप लोग, हाँ आप लोगों का टर्न है। हाँ, बताओ कैसे आएगा मार्क्स? 0 और 100 के बीच के नंबर एंटर होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कॉलम सिलेक्ट कर लिया? नहीं उसमें नहीं है, अलग से आपको इसमें अलग से ऐसा सिस्टम बना के देना है वैलिडेशन का कि इसमें जो भी नंबर हम एंटर करें ना वो 0 और 100 के बीच का होना चाहिए। डेटा वैलिडेशन, क्या लें बताओ? एनी वैल्यू, ये तो कुछ भी ले लेगा। फिर होल नंबर, बिटवीन, मिनिमम कितना था? नहीं 0 और 100 के बीच का चाहिए, 0 हो गया। और मैक्सिमम कितना हो गया? 100 हो गया। अप्लाई और ए डन। अब डाल के देखते हैं। मैंने डाला 89 एक्सेप्टेड, मैंने डाला यहाँ पर 989 नॉट एक्सेप्टेड। कोई चीज़ जब आती है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, इनिशियली उनको नहीं पता था लेकिन जब उन्होंने कोशिश किया तो बन गया। ये चीज़ें बताने के तरीके से भी पता चल जाता है। कर ले, डेट ऑफ बर्थ पे आ गया, आप कर ले, कर बता बता ना। अब मैं पहुंचा, कोशिश तो कर, उन्होंने कोशिश करी बन गया। कर अब इसे डेटा वैलिडेशन आगे। ओके ओके हाँ बता बता, इसी को बोलने दो। 2000 पूरा नहीं, आधा कैसे लिखते हैं? आधा कैसे लिखते हैं भाई? 2008 में जिनका जन्म हुआ है उनकी एंट्री करनी है। हाँ फुल डेट 31, रुक जाओ साइलेंट, बोलने दो इसको। 31/12/2007, 31/12/2008। ओके करें? हाँ तो सही तो बोल रहे हो, सही तो बोल रहे हो, क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस, हल्का भूल गए। आपने इसमें जो डेट ली होती है ना, पहली और आखिरी, वो इंक्लूड होती है। तो अब इसमें 2007 भी इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पर हम जाके लिखेंगे
1/1/2008। अभी करते हैं ओके और चलते हैं अपने कोड पे। अब यहाँ पर कोई डेट एंटर करके देखते हैं। तो हमने डेट एंटर करी यहाँ पर 2007 क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। 3रा महीना और 12 तारीख, नॉट एक्सेप्टेड, बन गया सेटअप। अब हम इसमें 2008 की कोई डेट एंटर करके देखते हैं। ये हमने दबाया और ये एंटर। तो यहाँ से एक शिक्षा बहुत सरल है, जब आप कोशिश करोगे तो रास्ता अपने आप बनता है। आप लोग किसी नई चीज़ को सुन के पहले ही ऐसे कर देते हाथ खड़े, ये तो नहीं आता जी, ये तो पढ़ाई नहीं कर। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे रास्ता नहीं बनेगा, समझ गए हो। आगे बढ़े हो। अब होता क्या है ना कि आप लोगों को जब घर के लिए हम होमवर्क करने के लिए टास्क देते हैं ना, बच्चा घर पे जाकर उठाता ही नहीं है उनको, उसने कोशिश ही नहीं करी है तो उस पर होगा कभी सवाल? कभी नहीं होगा। और यहाँ पे आके वो डाउट की आड़ में अपने क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। जब हम पूछते हैं ना बच्चों को डाउट है, अगर ये आज यहाँ सवाल सॉल्व नहीं होते ना, कल जब मैं आपसे पूछता कि डाउट है कल के, तो इनको खोल देते हैं यहीं पे आज आप लोग। सर एक तो वो डाउट है जो पूछ रहे थे ना आप, वो एक तो बुक वाला बता दो, जेंडर वाला भी बता दो, डेट वाला भी, ये सारे डाउट पूछ लेते हैं आप लोग। याद रखो, आगे बढ़ने के लिए जब आपको कोई असेसमेंट या टास्क मिलते हैं ना, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए करने के लिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो कोर्स करने से कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। समझिए, कोई भी होता है, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो और जब आपको कोई टास्क दिया जाता है उसको पूरी शिद्दत से लो। वो टास्क आप लोगों के लिए बनाते हैं, वो आप लोग सीखते हैं। ट्रेनर को पता होता है बच्चा कैसे सीखेगा। अगर बच्चा खुद बोले ना मैं ऐसे ऐसे सीखूंगा, तो कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाएगा, वो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है कि आप लोगों को कैसे सिखाना है, तो वैसे ही सीख पाओगे। और आप लोग टास्क का तो बिल्कुल सिस्टम ही गड़बड़ कर देते हो। आगे के लिए ध्यान रखना, कभी कोई टास्क मिलते हैं पूरी शिद्दत से उनको करो। और आपने अभी यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन देख ही लिया है कि जब करने की कोशिश करते हैं तो हो जाते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता कि नहीं बनते हैं। चलिए अब इसमें अगला टॉपिक लिखो, डिटेक्ट द इनवैलिड एंट्री। डिटेक्ट इनवैलिड एंट्रीज इन अ गिवन डेटा सेट। डिटेक्ट द इनवैलिड एंट्रीज इन अ गिवन डेटा सेट। इसको समझते हैं पहले। देखो इसमें क्या होगा कि आपके पास एक डाटा होगा, अगल बगल में देखो उन्होंने लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा। डिटेक्ट द इनवैलिड एंट्री, बस यही है इसका मतलब। अच्छा मैं कह रहा हूँ इतना ही है, डिटेक्ट द इनवैलिड एंट्री लिख लिया। अच्छा देखो, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जब आप लोगों को काम मिलता था स्कूलों के अंदर, तो आप लोग अपना काम बुक में करके ले जाते थे। टीचर के पास जब वो काम जाता था तो टीचर जो गलतियां होती थी उनको राउंड कर देते थे, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन का उत्तर ही नहीं लिखा, तो क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखने की वजह से एक दो लाइन आपने लिखी, पूरा क्वेश्चन आपने लिखा, तो टीचर वहाँ गोल मार देगा कि ये गलत है। उसका आंसर नहीं लिखने बैठेगा वो कि उसका उत्तर लिखूं। भैया हड़प्पा की संस्कृति क्या होती है, वो लिखने थोड़ी ना बैठता है, कभी देखा है? वो क्या करते हैं, क्रॉस मार देते हैं, गोला कर देते हैं, भाई खत्म, उत्तर नहीं है, और नंबर 0 चढ़ जाता है, ऐसे होता है। तो जब आप इस टूल का यूज़ करोगे तो इसकी हेल्प से आपके डाटा सेट में जहाँ जहाँ पर गलती हैं, जो आपने सेट कर रखी हैं कि ये गलतियाँ हैं, इनको डिटेक्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली उन सभी गलतियों की पहचान कर लेता है और उनको सर्कल कर देता है। क्या कर देगा? सर्कल कर देगा। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि गलतियां दूर करता है। कभी कोई बच्चा बाद में बोले कि सर ये सर्कल तो इनको दूर कैसे करते हैं, ये उसे दूर नहीं करता, ये सिर्फ मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करता है, यानी डिटेक्ट करता है। समझ गए? आ गया बात? अच्छा अब मैं आपके सामने डाटा दूंगा और आप लोग पहले ट्राई करना, फिर मैं ट्राई करूँगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एक पेरोल स्लिप है, इसमें ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और इनका सैलरी भत्ता पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ एंट्रीज गलत हो गई हैं, जैसे नेगेटिव एंट्री हो गई है, किसी की भी सैलरी या नेगेटिव तो नहीं होती है, तो यहाँ पर डेटा हमसे गलत हो गया एंटर। हम लोगों को इनको आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है, जो जो इसमें गलत एंट्री उनको डिटेक्ट करके सर्कल करना है। समझ में आ गया? तो अब इस काम को हम करें तो करें कैसे? इसको करने का स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जहाँ पर आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है उस एरिया को सिलेक्ट करिए।
तो हमें जो आइडेंटिफिकेशन करना है ना वो एरिया हमारा ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे। कई लोग कंट्रोल ए दबा के पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बात बताओ, यहाँ थोड़ी ना गलती ढूंढनी है तुमको, तो कंट्रोल ए अगर आपने कर लिया तो ये भी उसको गलत मान लेगा, फिर यानी सबको गोला लगा देगा। तो गलतियाँ आपको नंबर में ढूंढनी है, तो न्यूमेरिक डाटा आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। अच्छा, दूसरा स्टेप, जो चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए उसकी पहचान करो। तो डेटा देखकर बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू वैलिड मानी जाएंगी। जो 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 पॉजिटिव हो, जीरो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका इनकम टैक्स जीरो होता है, तो जीरो अलाउड होगा। थोड़ी ना किसी की सैलरी में नहीं बन रहा जबरदस्ती लाओगे टैक्स, है ना, तो यहाँ पे जीरो अलाउड होना चाहिए। ओके, तो जीरो और मोर, ये तो समझ में आ गया। और कुछ टेक्स्ट एंटर होगा कि नंबर? नंबर कौन सा? अभी क्लियर हो गया पॉइंट हमारा। नंबर दैट शुड बी डेसिमल एंड द वैल्यू शुड बी जीरो और मोर। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। अब इसको अप्लाई करना है, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाके अप्लाई करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आप लोगोगे अलाउ के अंदर डेसिमल नंबर ये रहा, और यहाँ पर कंडीशन में डालोगे ग्रेटर देन कितना। अच्छा, अब बताएंगे, रुको, अब कौन सी रो रह गई लास्ट? मैंने यहाँ पर जीरो और पॉजिटिव नंबर अलाउ करने हैं। मैंने यहाँ पर कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा क्या डालें जिससे वो जीरो या उससे बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले? तो आगे की दो रो बताएंगे मेरे लिए। -1। और कोई बच्चा? इन्होंने बोला -1, ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि -1 से बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाए। गॉट इट? अच्छा, मैं एक नंबर बताऊंगा, आप बताना ये -1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है। द नंबर इज -0.5। ये -1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? दो ही रो बताओ पहले तो। -0.5 -1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है ना, तो एक्सेप्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर गलत हो गया ना ये? हाँ, यहां पर कुछ भी कर लो जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो। अब ऐसे केस में ना जीरो भी डालोगे तो वो जीरो से बड़ी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वहां पर कम से कम वैल्यू 0.5, 0.01। तो हम, आप जो टेक्स्ट जीरो लग रहा है ना, राउंड फिगर करें तो इसको हम 0.0001 भी बोल सकते हैं, एक्सेप्टेड माना जाएगा। 0.001 भी बोल सकते हैं, आप 0.002 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में, डेसिमल वाले केस में ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर आपको चलना ही है ना तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप ओके कर दीजिए, दैट्स फिनिश। अब हमने लगा तो दिया वैलिडेशन, लेकिन गलतियां तो कहीं नहीं पकड़ी गई। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो? हाँ, गलतियां पता चली। अब देखो, हमने लगा तो दिया, गलतियां तो कहीं डिटेक्ट नहीं हुई हैं। देखो, कानून बनते हैं सदन में, पास होते हैं, फिर उनको पारित किया जाता है राज्यों में। राज्यों में पारित होने के बाद वो कानून के दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन के पास। प्रशासन डायरेक्ट तो एक्टिवेट होता नहीं है, प्रशासन एक्टिवेट करवाता है पुलिस वालों से, है ना। पुलिस वालों के पास जब वो खबर जाती है तब वो कानून आप पे लागू हो जाता है। फिर आप लोग अगर कुछ गलती करते हो तो आपका चालान कटना चालू हो जाता है। अब आपने कानून बना लिया, अब इसको लागू करवाना है। लागू कैसे करवाना है? इसी में जाएंगे तो एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको पढ़ो। अब हमारे सिस्टम को ये पता है कि वैलिड डाटा कौन सा है, पता है ना हमारे सिस्टम को। तो ये वैलिड डाटा को छोड़ देगा और बाकी सबको पकड़ पकड़ के राउंड करेगा। ये गए, ये क्लिक किया और नीचे देखिएगा सारा जो भी गड़बड़ था वो डिटेक्ट हो चुका है। समझ आ गया? तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगला टॉपिक क्या निकलता है। ओके, बाय बाय।